Hello everyone, welcome to our channel. This is Vijay Gopal Rohit and we are going to learn an important topic of English. What should we learn to learn tense properly? This is our main topic. टेंस को सीखने से पहले हम क्या सीखें जिससे कि टेंस हमारे लिए बाधा न बने और अच्छी तरह से हम टेंस और अंग्रेजी में आगे की तरफ फ्लो बनाते हुए चलें। तो हमारा टॉपिक है आज का ये जानना कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें 3 पॉइंट के बारे में। सबसे पहले कि व्हाट इज टेंस, ये हमारा पहला पॉइंट होगा कि टेंस क्या होता है। तो इसको हम समझना शुरू करते हैं कि टेंस क्या होता है। स्टडी ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। जब भी हम किसी भी क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है, इसका अध्ययन हम जिसमें करते हैं, इंग्लिश की उस ब्रांच को हम टेंस कहते हैं। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। दूसरा मेन जो पॉइंट हमारा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है कि टेंस में और टाइम में अंतर क्या होता है। जैसे टेंस का मतलब होता है काल और टाइम का मतलब होता है समय। क्या टेंस काल होता है या टेंस समय होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो हम इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। ये टाइम क्या होता है? ये टाइम का जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब होता है कि ये हमेशा, इसकी जो गणना है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सन होती है। सूरज की गति के आधार पर इसको तय किया जाता है। ये तो होता है टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं टेंस की। टेंस क्या होता है? टेंस हमेशा क्या होता है, जो एक्शंस को शो करे, एक्शंस को शो करे, जो एक्शंस को शो करे, एक्शन के रिगार्डिंग जो भी टाइम आ रहा है उसको शो करे, वो आपका हमेशा कहलाता है टेंस। और इसी टेंस में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ वर्ब्स। तो दोस्तों, हमने 2 चीजें समझी। सबसे पहले हमने ये समझा कि टेंस होता क्या है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ब्स। दूसरी बात हमने ये समझी कि वही इन दोनों में फर्क क्या होता है, टेंस में और टाइम में फर्क क्या होता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। ये यूनिवर्सल होता है, टाइम का यूज होता है वो यूनिवर्सल होता है और ये अकॉर्डिंग टू सन चलता है। सूरज की गति के आधार पर दुनिया के तमाम देशों में इसका मीनिंग अलग होता है। लेकिन जब हम टेंस की बात करते हैं तो जितने भी एक्शंस हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका यदि हम वर्णन करेंगे, या अन्य सभी घटनाएं जो होने वाली है, जो हो चुकी, उनके बारे में यदि हम बात करेंगे तो हमें टेंस का सहारा लेना होगा। ये बहुत बड़ा फर्क हुआ। अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि ये जो वर्ब्स है वो क्या होती है। क्योंकि मेनली हमें ये समझना है कि टेंस को समझने से पहले जो है, हम ऐसी क्या चीज है जो हम जरूरी है जो हम समझें, और वो है वर्ब्स। उसको हम कहते हैं क्रिया। ये जो क्रियाएं होती है इसी को हमें समझना जरूरी है, जो टेंस का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब ये क्या होती है, कैसी होती है, तो आप इसमें गौर से सुने। ये 3 प्रकार की होती है। क्रिया का एक भाग जो है उसको हम बी फॉर्म कहते हैं, बी फॉर्म। और क्रिया का दूसरा जो भाग है उसको हम हैव फॉर्म कहते हैं। और क्रिया का एक तीसरा भाग है जिसको कि हम डू फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें एक्चुअली हम एक्शंस की बात करते हैं तो इसको हम एक्शन फॉर्म भी कहते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको बड़ी बारीकी से इसको समझना होगा ताकि आपको ये ध्यान रहे कि टेंस और अंग्रेजी को चाहे आप ग्रामर के रूप में पढ़ें, चाहे लिटरेचर के रूप में पढ़ें, या किसी भी तरीके से आप अंग्रेजी को सीखें, ये सारी चीजें आपकी बहुत मदद करने वाली है।
सबसे पहले हम बात करते हैं बी फॉर्म की। ये कौन सी होती है? तो इसमें हम इज, एम, आर, was, were, will be, shall be, has been, have been, और ये श्रृंखला यहाँ रुकने वाली नहीं है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी है। तो जब भी अंग्रेजी में हम इस प्रकार की वर्ब्स का यूज करें, ध्यान से सुने, इज, एम, आर, was, were, will be, shall be, has been, have been, would have been, है ना, should have been, है ना, इस प्रकार की तमाम जो वर्ब्स होगी वो हमेशा बी फॉर्म होगी। ये अंग्रेजी का एक पार्ट है। और इसका उपयोग कैसे होता है इसको हम आगे समझेंगे। अब हम आते हैं हैव फॉर्म की तरफ। हैव फॉर्म कितने प्रकार की होती है? हैव फॉर्म एक्चुअल में दो प्रकार की मानी जाती है। इसको हैज और हैव दो रूप में इसको लिखा जाता है। अब हैज और हैव दोनों मिलकर के काम क्या करती है? तो ये हमेशा ध्यान रखें, ये दो प्रकार का काम अंग्रेजी में करती है। सबसे पहले आप सुने, हैज फॉर्म और हैव फॉर्म क्या काम करती है? तो आप देखें कि ये दोनों जो है सबसे पहले जो काम करती है वो पोजीशन को शो करना है। Whenever we want to show possession or relation in English, we have to use have form. ध्यान से सुने, have form, ये have form ही होती है। have form के साथ यदि आप हिसिंग साउंड ऐड करते हैं तो फिर वो has बन जाता है। ये अंग्रेजी का एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये पोजीशन को शो करता है, दूसरा ये रिलेशन को भी शो करता है। ध्यान से सुने, यदि मुझे ये कहना है कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है मतलब पेन पर मेरा अधिकार है, पेन इज इन माई पोजीशन, तो मैं ये कहूंगा आई हैव ए पेन। हैव का यूज मैंने क्यों किया? बिकॉज आई वांट टू शो हियर पोजीशन। एंड देन अगर मैं रिलेशन शो करना चाहूं और मैं ये कहूं कि मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, यहां मैंने इसका उपयोग कैसे किया? यहां मैंने इसका उपयोग रिलेशन को शो करने के लिए किया। तो एक उपयोग तो इसका पोजीशन और रिलेशन को शो करने के लिए आता है, और दूसरा इसका जो उपयोग है वो अंग्रेजी में हमेशा कंप्लीशन को शो करने के लिए किया जाता है। Whenever we want to show completion in any action of English, whenever, जैसे कि मैं ये कहूं कि मैंने मेरा काम कर लिया है, I have finished my work, have finished, it means जब भी मैंने has और have का यूज किया इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि काम का वो हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया। दोबारा एक बार इस बात को आप सुने, have फॉर्म हम दो तरीके से लिख सकते हैं, has और have। इसका उपयोग भी अंग्रेजी में दो तरीके से होता है, एक पोजीशन और रिलेशन को शो करने के लिए और दूसरा कंप्लीशन को शो करने के लिए। अब एक चीज और, जब हम पोजीशन और रिलेशन में इसको शो करें या पोजीशन और रिलेशन को शो करने के लिए यदि हम हैज या हैव का उपयोग करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हैज और हैव हमेशा अलोन रूप में आएंगे, हमेशा अकेले आएंगे। आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, आई हैव अ ब्रदर। आप देखें कि हैज और हैव के साथ कोई दूसरी वर्ब आ ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में ये खुद अपने आप में मेन वर्ब की तरह काम करता है। एक पार्ट तो ये है, लेकिन जब ये कंप्लीशन को शो करता है तो दोस्तों में ध्यान रखने की जरूरत है कि उसी हैज और हैव के साथ क्रिया का एक रूप आएगा और वो रूप आगे हम समझेंगे तीसरा होगा। हैज और हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप आएगा और इस प्रकार से वो एक कंप्लीशन यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य यदि वो पूर्ण हो चुका है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
काम पूरा हो जाए या काम का कुछ हिस्सा पूरा हो जाए, मतलब कंप्लीटली कंप्लीटेड और पार्शियली कंप्लीटेड, इन दोनों चीजों को यदि हमें शो करना है अंग्रेजी में तो फिर हमें इसमें कंप्लीशन वाले पार्ट का यूज करना होगा। अब हम बात करते हैं एक्शन फॉर्म की। एक्शन फॉर्म क्या होती है? एक्शन फॉर्म हमेशा क्या करती है? मूवमेंट को कैप्चर करती है। Whenever we want to show any movement done by anyone, done by any person, we want to show any movement, हम कोई भी मूवमेंट को शो करना चाहते हैं। यदि कोई मूवमेंट को आपको शो करना है तो you always use, आपको यूज करना ही होगा। किसका उपयोग करना होगा? एक्शन फॉर्म का यूज करना होगा। अब एक्शन फॉर्म जो है हमेशा, जैसा कि हम लोग पहले की कक्षाओं में ये बात पढ़ चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन सारी वर्ब्स की जो हम बात करते हैं वो सारी की सारी कौन सी होगी? एक्शन फॉर्म होगी। अब एक्शन फॉर्म हम इससे आगे वाले पार्ट में हम समझेंगे। एक्शन फॉर्म जो है कुल मिलाकर के मेन तो तीन ही हमने समझी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम इसके अलावा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हम इन पर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः हम बोर्ड पर लौटते हैं। बोर्ड पर हमने शुरू किया, देखो वर्ब्स को पढ़ना, क्योंकि टेंस जो है आगे वाला पार्ट हमारा टेंस होने वाला है, और टेंस को समझने के लिए क्या जरूरी है उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आता है बी फॉर्म। अब बी फॉर्म के बारे में हमने इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन वगैरह जो जितनी भी वर्ब है इसका उपयोग हम दो तरीके से करते हैं। ध्यान देना, दो तरीके से करते हैं। एक तो क्या होगा, ये अकेले आएगी, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अकेले आएगी। ऑलवेज व्हेन वी यूज दिस टाइप ऑफ वर्ब्स अलोन सिचुएशन, अकेले जब भी हम इसका उपयोग करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये हमेशा एग्जिस्टेंस को शो करता है, अस्तित्व को शो करता है। जैसे कि मैं कहूं कि इस कमरे में एक बोर्ड है, अब मुझे अंग्रेजी में लिखना है, I want to show you existence of the board in the class, and what is the manner to show the board in the class? तो मैं ये कहूंगा this is a board। मैं ये कहूंगा, मैं ये कहना चाहूं कि ये मार्कर है, इसका एग्जिस्टेंस है, तो मैं क्या कहूंगा? this is a marker। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने इसका उपयोग किया। जब भी हम इनका उपयोग अलोन सिचुएशन में करें तो ये फुल फॉर्म के रूप में काम आएगा। नॉन एक्शन को ये क्रिएट करेगा, यहाँ कोई एक्शन नहीं होगा और ये हमेशा इंफॉर्मेशन गिविंग सेंटेंस बन जाएगा। जब भी हम इसको अकेले रूप में काम में लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन देने वाला बन जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि जब इसका उपयोग, इन सारी की सारी बी फॉर्म का उपयोग किसी वर्ब के साथ करें, किसी भी वर्ब का मतलब यहां पर हमारा एक्शन वर्ब से है, जब हम इसका उपयोग एक्शन वर्ब के साथ करेंगे तो ये जो पार्ट है वो टेंस का हिस्सा बन जाएगा। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि राम इज गोइंग टू स्कूल, आप थोड़ा सेंटेंस को गौर से सुने। राम इज गोइंग टू स्कूल, यहां पर इज क्या कर रहा है? इज के साथ गोइंग भी आ रहा है, तो गोइंग तो क्या हो गया? एक्शन वर्ब का हिस्सा हो गया। इज क्या है? ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अंग्रेजी में इस तरह से ये मिल करके सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमेशा ये सारे मिल करके करते हैं। जब ये सेपरेटली वर्क करते हैं तो वो एक अलग तरीके से काम करते हैं, साथ में आते हैं तो ये केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और जब ये अकेले आते हैं तो मेन वर्ब का काम करते हैं। ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर हमने इस समय बी फॉर्म के बारे में पढ़ा, बी फॉर्म कितने प्रकार की होती है, उसके बाद हमने पढ़ा हैव फॉर्म कितने प्रकार की होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्शन फॉर्म कितने प्रकार की होती है। एक्शन फॉर्म को हमने 6 प्रकार में समझा। अब इससे आगे हम समझेंगे। इससे पहले आप ये जो हमने लिखा हुआ है इसका आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे लिखेंगे। ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। टेंस को सीखने से पहले हम क्या सीखें?
अक्सर हमसे गलतियां हो जाती है कि हम सीधे टेंस को सीखने के लिए चले जाते हैं, और टेंस को सीखने से पहले ये जरूरी होता है कि हमें क्या पता हो। ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। तो दोस्तों, हमने 3 चीजें डिस्कस की। हमने 3 चीजें जो है डिस्कस की है, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म, जिसको कि हम एक्शन फॉर्म कहते हैं। अब हम आगे लेंगे जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल एक्शन फॉर्म्स पर। एक्शन फॉर्म्स जो है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है, हमें इन सारी चीजों को समझना होगा। तो अब हम लेने वाले हैं इससे आगे वाला पार्ट जो कि एक्शन फॉर्म का है। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्शन फॉर्म जो है वो कितने प्रकार की होती है। भाई मेनली तो हमें पता है, हमने स्कूलों में छोटी कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि 3 वर्ब होती है। बिल्कुल होती है, 3 तो मेन होती है, उससे आगे भी होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्शन वर्ब्स की। अब एक्शन वर्ब कितने प्रकार की होती है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब ये फर्स्ट फॉर्म जो है वो कौन सी होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखो, एक अंग्रेजी को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें एक शब्द आता है रूट फॉर्म। क्रिया का वो रूप जिसके आगे और पीछे कुछ भी ना जुड़े। नेवर टेक्स एनी एडिशन विद द वर्ब। जब भी कोई शब्द क्रिया के साथ ना जुड़े, उदाहरण के लिए आप देखो कि मैंने गो लिखा या मैंने लुक लिखा। अब आप देखें कि इस क्रिया के पहले भी कुछ भी नहीं है, इसके बाद भी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी। इसका यूज क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसका उपयोग, फर्स्ट फॉर्म का उपयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म का उपयोग हम इंपेरेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। ये शब्द आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसे शब्दों को तो हमें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंपेरेटिव एक वर्ड है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इनका उपयोग हम इसमें करते हैं। ध्यान दें, रूट फॉर्म कौन सी होती है, ऐसी वर्ब जिसके आगे और पीछे कुछ भी ना जुड़े, वो कहलाती है रूट फॉर्म। इसी को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और इसका उपयोग प्रेजेंट में होता है। अकेली रूट फॉर्म का उपयोग सिर्फ किसमें होता है, प्रेजेंट में होता है। उसके बाद आप देखें सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म जो है, जैसे गो लिखा हुआ है तो हमने इसका लिख दिया वेंट, ये सेकंड फॉर्म है। फिर हमने लिख दिया लुक का लुक्ड। इसके उच्चारण पर भी थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि माइन्यूटली हमें सीखना पड़ेगा। अक्सर इसको ड साउंड के साथ बोला जाता है लुक्ड, लेकिन ये इसको इस तरह से प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इसके साथ आप ट बोलेंगे हल्का सा, लुक्ड। इसको इस तरीके से हम बोल करके समझेंगे। तो आप देखो, ये सेकंड फॉर्म है, गो का वेंट, लुक का लुक्ड, ये सेकंड फॉर्म। इसका यूज हम कहां करते हैं, केवल और केवल पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। जब भी हमें अतीत की घटनाओं का वर्णन करना हो, ऐसी घटना जिसका संबंध जो है प्रेजेंट से टूट चुका है, जो घटना पास्ट में जा चुकी है, उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट के साथ, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एक चीज और समझें, अगर हम सेकंड फॉर्म के स्ट्रक्चर को अगर हम खोलना चाहें, मान लो कि सेकंड फॉर्म नाम का कोई जीव है और हम इसको देखना चाहें, जैसे विज्ञान में प्रयोगशालाओं में जब परीक्षण किया जाता है, तो आप ये मान के चलें कि जब सेकंड फॉर्म को हम खोलेंगे तो वहां हमें 2 चीजें मिलेगी। एक मिलेगा डेट और साथ में मिलेगी वो रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इस सूत्र को थोड़ा दिमाग में रखें। सेकंड फॉर्म इक्वल टू डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म। Always we must remember it. Whenever we want to create any type of questions with second form, always we find out date from second form. हमें second form से date को निकालना ही पड़ेगा। ये second form के बारे में I think you understand better. अब आप देखें थर्ड फॉर्म। अब आती है बात थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, उसकी शेप कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे थर्ड फॉर्म है क्या।
जैसे हमने गो लिखा वेंट, यहां हमने लिखा थर्ड फॉर्म के रूप में गॉन। यहां हमने लुक लिखा, लुक्स लिखा, यहां भी हम लिखेंगे लुक्ड। ये थर्ड फॉर्म है। अब सवाल आता है कि थर्ड फॉर्म का यूज हम कहां करते हैं, कौन से टेंस में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये बात आपको थोड़ी आश्चर्यजनक लग सकती है कि थर्ड फॉर्म का टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के दायरे में बंद करके रहने वाली वर्ब नहीं है। तो फिर सवाल होता है कि फिर ये है क्या? जवाब यह है कि ये केवल स्टेट ऑफ द एक्शन, आपका काम, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला काम किस अवस्था में है, what type of situation we have of the work. If we want to show the situation of the work, यदि हमें उसकी उस सिचुएशन को शो करना चाहता है कि वो किस अवस्था में है, तो वो अवस्था कौन सी है, उसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो वो होगा पूर्णता, और जिसको हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो वो होगा कंप्लीशन। मतलब यदि हम कंप्लीशन को शो करना चाहें, अगर हम कंप्लीशन को शो करना चाहें, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि मैंने मेरा काम कर लिया है, और आप जरा गौर से देख, मैंने काम शुरू किया, फिर मैं करता रहा, और फिर एक समय मैंने काम खत्म कर लिया, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। आप यहां देखें, स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? कंप्लीट है। वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, मेरे द्वारा काम कर लिया गया है, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इट मींस आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया। तो अंग्रेजी में जब आप कंप्लीटनेस को शो करोगे तो फिर किसका उपयोग करोगे? ऑलवेज रिमेंबर वी मस्ट यूज देयर, हमेशा किसका यूज करेंगे? हैज और हैव का उपयोग हम करेंगे, उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये भी बात आपको नोट करनी है कि जब भी हम हैज और हैव का यूज करेंगे तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। तो एक तो इसका उपयोग हम कंप्लीशन में करते हैं। अब आप देखें, इसके बाद आती है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? फोर्थ फॉर्म का उपयोग हम कहां करते हैं? तो सबसे पहले आप देखें कि जो रूट फॉर्म हमने लिखी थी सबसे पहले, उस रूट फॉर्म के साथ यदि आप आईएनजी जोड़ देते हो तो फिर वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे मान लो हमने गो के साथ आईएनजी जोड़ा तो गोइंग बना, और इसी तरीके से लुक के साथ यदि हमने आईएनजी जोड़ा तो वो लुकिंग बना। इस तरह से हमारे सामने दो वर्ब आए, गोइंग, लुकिंग। अब इसका उपयोग कहां होता है, हमें बस इसी पर गौर करना है कि ये यूज जो है वो होता कैसे है। जब भी आप यहां पर गोइंग या लुकिंग लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? ये सारा का सारा जो पार्ट है उसको आप हमेशा कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, फोर्थ फॉर्म का एक उपयोग है ये कि आप इसका उपयोग टेंस के दौरान कंटिन्यूअस सिचुएशन को शो करने के लिए करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो, पास्ट कंटिन्यू हो, परफेक्ट कंटिन्यू हो। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है, फ्यूचर कंटिन्यू है। मतलब ये हो गया कि तमाम प्रकार के कंटिन्यू और तमाम प्रकार के परफेक्ट कंटिन्यू को यदि हमें लिखना है तो हमें इस फोर्थ फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं पांचवी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब ये फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रूट फॉर्म अभी हमने समझा था सबसे पहले, जो पहले प्रकार की फॉर्म थी, उस रूट फॉर्म के साथ उससे पहले हम यदि टू लिख दें, जैसे गो हमने उदाहरण के लिए लिया, उसके आगे मैंने लिख दिया टू गो, तो ये जो पार्ट है ये आपकी पांचवी फॉर्म है। और ये मिल करके क्या बनाता है? ये इंफिनिटिव को क्रिएट करता है। इंफिनिटिव, इसका भी टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इसका यूज हम करें कैसे? तो इसका यूज हम करेंगे कब? इसका यूज हम करेंगे जब किसी भी क्रिया के साथ हिंदी में ना शब्द का यूज हो। जैसे मैं ये कहना चाहूं कि मैं वहां जाना चाहता हूं, I want to go there। ध्यान देना, to go, जाना। जब भी क्रिया के साथ ना शब्द का यूज आ रहा हो
तो उसका अनुवाद करने के लिए हिंदी में एक तरीका, अंग्रेजी में उसका अनुवाद करने का एक तरीका ये भी है कि आप क्रिया से पहले, मेन क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले आप टू लगा करके इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया टू को। इसी तरीके से आप लिख सकते हो टू लाइक। तो ये क्रिया का 5वां रूप हुआ। अब दोस्तों हम एक फॉर्म और है जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ फॉर्म। सिक्स्थ फॉर्म जो है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों ध्यान दें, ये जो रूट फॉर्म है, इसी रूट फॉर्म के साथ यदि हम सेंटेंस में एस ई एस और आई ई एस, ये जो एस ई एस आई एस है इसको हम हिसिंग साउंड कहते हैं। अंग्रेजी में ये जो पार्ट है ना वो हिसिंग साउंड का पार्ट कहलाता है, और ये हमेशा सेंटेंस में स या ज साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने गो लिया, गो के साथ हमने ई एस जोड़ा तो क्या बना? गोज। इसी तरीके से यदि लाइक के साथ मैंने जोड़ा एस, लाइक्स, स साउंड ज साउंड ये प्रोड्यूस करता है। अब इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग भी सिर्फ हम किसमें करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट में करते हैं, और आगे इसको थोड़ा स्पेसिफिक करें तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट के केवल इंडेफिनिट में यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज होता है, इसके अलावा इसका उपयोग कहीं भी नहीं होता है। हम एक बार दोबारा देखें, हमने एक्शंस वर्ब को लिया, उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म को लिया। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? रूट फॉर्म को कहते हैं। जैसे गो, लोग, इसका उपयोग हम कहां करते हैं? इसका उपयोग हम प्रेजेंट में करते हैं और इंपेरेटिव में करते हैं। एक चीज और इसमें हम ऐड करते हैं कि यदि सेंटेंस में विल और सेल के साथ ये रूट फॉर्म आ जाए, विल या सेल के साथ, तो डेफिनेटली अब ये जो पार्ट है ये फ्यूचर को शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां एक चीज निकल करके आती है दोस्तों कि टेंस में हम कितने प्रकार की वर्ब्स का यूज करते हैं टेंस को शो करने के लिए। टेंस का मेरा मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से है। तो आप ध्यान दें, प्रेजेंट में हमने केवल फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है या सिक्स फॉर्म का यूज करना है। फ्यूचर में हमें फर्स्ट फॉर्म से पहले विल और सेल का यूज करना है, और पास्ट में केवल हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के इर्द गिर्द जो है पूरी की पूरी टेंस की कहानी आकर के रुक जाती है। तो फिर ये आगे जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये क्या है? ये कंडीशन ऑफ द एक्शंस को शो करने के लिए बताई जाती है। हम अंग्रेजी में किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड फॉर्म की बात की। सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म जो है हमेशा अपने में डिड को समाये हुए होता है। ये डिड को अपने में कंटेंट रखता है, और जैसे हम सेकंड फॉर्म को देखते हैं तो सेकंड फॉर्म इक्वल टू डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, और पास्ट टेंस का मतलब हो गया कि वो एक्शन जिसका संबंध वर्तमान से टूट चुका है। ऐसी सारी चीजों को यदि हमें शो करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म का यूज हम हमेशा कंप्लीशन को शो करने के लिए करते हैं। ये इसका एक पार्ट है। इसके अलावा भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वो हम आगे के वीडियोस में इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का यूज हम कंटिन्यूअस के लिए करते हैं। ये इसका एक यूज है। वर्ब के रूप में इसका उपयोग केवल कंटिन्यूटी को शो करने के लिए किया जाता है, केवल और केवल। इसके अलावा इसका यूज हम चाहें तो कहीं और भी हो सकता है। इसके बाद आता है फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में हमने देखा कि रूट फॉर्म के साथ जो है टू को जोड़ करके हम लिखते हैं, इस प्रकार से हम इंफिनिटिव को क्रिएट करते हैं। जब भी क्रिया के साथ हमें ना शब्द का यूज करना है तो इसका उपयोग किया जा सकता है। और सिक्स फॉर्म का हमेशा आप ध्यान रखें, हिसिंग साउंड जैसे ही हम रूट फॉर्म के साथ ऐड करेंगे वो आपके सिक्स फॉर्म बन जाएंगे। और सिक्स फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट में करते हैं। दोनों में फर्क क्या है ये हम टेंस की जो क्लासेस हम आगे रन करेंगे, आगे वाले जो वीडियोस आएंगे उस दौरान जो है हम इन सारी चीजों को हम समझेंगे। आज का चैप्टर हम यहाँ तक ही लेकर आपके लिए काम है कि इन सारी चीजों में जो आपको अच्छे से समझ में आए आप कमेंट जरूर करें। आपको जो कुछ भी इसमें कमियां नजर आती है आप उसको जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगे तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द आपको मिल जाएगा इसके साथ।